हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे 11th क्लास का जो हमारा हमारा जो प्रीवियसली हमने कर लिया था, तो हमने ये देख लिया था कि हमारे पास कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन आते हैं हमारे, और कुछ हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस आते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो लास्ट उसमें मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था, उनकी नेम बताए थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे कौन से ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस आते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि हमारे वहाँ पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस आ रहे थे। वो हमारे पास कौन से हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 न्यूक्लियर फोर्सेस थे। ठीक है, वो 4 फोर्सेस थे, फंडामेंटल फोर्सेस थे। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, क्या होता है, कैसे क्या आया था। ठीक है, तो सबसे पहले शायद आपने ये तो सुना ही होगा कि एक बंदा था न्यूटन, इसाक न्यूटन। वो क्या था, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तो वो देख रहा था, तो उसने देखा कि भाई कोई एक एप्पल है, ठीक है, वो उस ट्री के से फॉल होके वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया। उसके माइंड में ये आया कि वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इससे ये हो गया कि भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है ग्राउंड के अंदर जो क्या कर रही है, उस एप्पल को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तभी तो वो क्या हुआ, वो एप्पल उस ट्री पे से, ये आपका ट्री है, वहाँ से क्या हो गया, ग्राउंड के ऊपर वो फॉल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल का मास जो भी था, और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड जो भी हमारी अर्थ थी उसका मास, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया। तभी तो क्या हुआ, वो जो एप्पल था वो क्या हुआ, अट्रैक्ट होके किसके पास आ गया, ग्राउंड के पास आ गया, नीचे फॉल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि किन के बीच में लगता है, किन्हीं दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, और कब, जब उनके बीच में कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। ठीक है, तो वो न्यूटन ने देखा था, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं, या फिर न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं विद नोट्स। मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप इसमें से देख के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, या आपको लगता है कि इसमें से क्या हम करें क्या ना करें, तो उसके लिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बैठ के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि किन के बीच में लगता है, मासेस के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स विच अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद masses। ठीक है, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट्स ऑलवेज ट्राई टू पुल मास टुगेदर। जो आपके दो मासेस दे रखे हैं या ऐसे हैं, किसी भी तरीके से वो हमेशा इन दोनों को आपस में पास खींचते हैं, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका न्यूटन ने दिया था, तो इसीलिए इसको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। वैसे तो ये होता है कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू मासेस m1 एंड m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी खोलते हैं तो हमारे पास जो आता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरा फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। अब ये कहता है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। अब ये कहता है कि ये यूनिट कैसे ली, आपकी क्वांटिटी तो हमने जो भी ले रखी है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग निकाल ली, लेकिन यूनिट कैसे निकाली, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो गया, फोर्स इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू
m2 हो गया। मास आपका kg के अंदर होता है तो ये kg का स्क्वायर हो गया। फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। आपका जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके अंदर होता है, मीटर के अंदर होता है, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो पूरा आपका क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी यूनिट यही लगाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर आते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दो मासेस के बीच में एक्ट करते हैं ताकि इस फोर्स को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये कैसे भी पार्टिकल्स हों आपके, ठीक है, जो छोटा पार्टिकल आपका आ रहा है, बड़े पार्टिकल्स हैं, कैसे भी पार्टिकल है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अप्लाई हो सकता है। तो यानी कि इट ऑल्सो एक्ट्स बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमेशा किसके ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस या फिर जो स्पेशली जो आपके बॉडी, आपकी मैसिव बॉडी है, लार्ज बॉडी है, उनके बीच में ये ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, वैसे तो स्मॉल बॉडी में भी आता है, कोई भी हो दूसरे उसमें आता है, नीचे फॉल करती है, वहाँ पे भी पाया जाता है। अभी कहता है दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ से पता चला, क्योंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी होता है। ठीक है, दिस फोर्स आर द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपका कौन से फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जैसे आप कोई भी काम करवा रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे कि यहाँ से गया था और यहाँ पहुँच गया, बस इसके ऊपर डिपेंड करे, उसके पाथ जो उसने फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड ना करे। तो वो हमारा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही देखता है सारी चीज़ों को, वो हमारे पास फोर्सेस कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो फील्ड पार्टिकल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या है, आपके ग्रेविटॉन्स है। अब स्टूडेंट्स को ये है कि ये फील्ड पार्टिकल क्या है। फील्ड पार्टिकल एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी आप, जैसे ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो दो मासेस के बीच में, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट आपका पार्टिकल जो इस फोर्स को उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उन दोनों मासेस के बीच में एक्ट करवाने वाला है, करवा रहा है, उनकी उस पार्टिकल की हेल्प से ही वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहे हैं। तो ऐसा इंटरमीडिएट पार्टिकल जो आपका कहलाता है वो क्या होता है, आपका फील्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस उसकी वजह से आपका एक्ट करता है, दो मासेस के बीच में ग्रेविटॉन्स की वजह से करता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे वीकेस्ट फोर्स होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि इन चारों फोर्सेस में से जो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ये कहता है, इसको पहले समझ लेते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक है, मैं जैसे आपको समझा रही हूँ आप उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में जो नोट्स इसमें लिखे हुए हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कहता है कि आप बताने वाले हो किसके बारे में, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखो आपने जो स्टार्टिंग में आपने 10th क्लास में पढ़ा है वो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसमें आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल थोड़े बहुत माने जाते हैं, और यहाँ के उसके क्या माने जाते हैं कि भाई ये आपके बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इनकी भी कम और इनकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो हमारे पास स्टेबिलिटी रीजन आता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, वो हमारे पास क्या माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर माने जाते हैं। ठीक है,
तो जो नहीं होते उसके बाद उनके लिए क्या आ जाता है कि पहले यहाँ तक तो हमारे पास क्या होते हैं वो स्टेबल, उसके बाद उनके अंदर ये थोड़े से प्रोटॉन जो है बढ़ने लगते हैं, तो हम क्या कर देते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने लग जाते हैं ताकि वो किसके अंदर आ जाए, वो स्टेबिलिटी रीजन के अंदर। तो ये पूरा जो रीजन बनाया जाता है वो हमारे पास किसका बनाया जाता है, स्टेबिलिटी का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब कहीं पे तो क्या हो रहा होगा, प्रोटॉन चेंज हो रहा होगा न्यूट्रॉन में, और कहीं पे क्या चेंज हो रहा होगा, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा होगा प्रोटॉन के अंदर, ताकि वो क्या बना दे, स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब ये कहता है इस तरीके की फॉर्म अगर होती है तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के अंदर चेंज हो रहा है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट करता है, तभी तो क्या होगा, बैलेंस होगा ना। न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो प्लस और माइनस मिलेंगे तो ज़ीरो बना देंगे, इसका मतलब बैलेंसिंग फॉर्म तो आपकी ये हो गई। ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना है, न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब ये क्या निकालेगा, एक पॉजिट्रॉन निकालेगा। तो हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो निकलते हैं, एक तो पॉजिट्रॉन जिसको बोलते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की, ये क्या होती है आपकी, बीटा डिके कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है उसका मास ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मास वाला पार्टिकल कम मासेस के अंदर स्प्लिट हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन का मास आपका न्यूट्रॉन से कम होता है। ठीक है, तो कम वाला मास का जो ऑब्जेक्ट है, वो आपका पार्टिकल है, वो हैवी के अंदर कैसे स्प्लिट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है आपकी वो नेचर के अंदर मानी जाती है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, यही वाली मानी जाती है कि न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर डिके हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस होती है, आपकी बीटा डिके प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये कहता है ये बीटा डिके तो हो गई, लेकिन एक्सपेरिमेंटली और जो आपका थियोरेटिकली है वो दोनों में देखे गए। अब ये कहता है थियोरेटिकल तो ये कहता है कि भाई इनिशियली जो एनर्जी थी और फाइनल जो एनर्जी थी वो आपकी कैसी रही है, सेम रही हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, इसको देखा गया, तो ये पता चला कि ये जो बीटा डिके यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो तो हमारी 0 to मैक्सिमम, ये तो कहता है वेरी करती है। अब वो कह रहा था कि ये तो सेम आ रही है और ये वेरी कर रही है, इसका मतलब तो ये तो नहीं है। तो फिर बाद में कौन आया, पॉली आया। ठीक है, पॉली ने ये कहा कि भाई ये इतना नहीं होता, इसके साथ क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जब इसके साथ एग्जिस्ट करता है तो कई बार इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम हो जाती है, तो इसकी कम और इसकी ज़्यादा हो जाती है। इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम ये कह रहे थे ये तो कम थी और यहाँ से ये कह रहे हैं ये तो बैलेंस भी है। तो वो जो थोड़ी एनर्जी ले ली वो किसने ले ली थी, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ने ले ली थी। समझ में आया। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बीटा डिके है और ये जो बीटा निकल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन, बीटा मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्शन किसके थ्रू होती है, आपकी वीक फोर्सेस के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो वीक फोर्सेस है वो आपकी किसके लिए यूज़ की जाती है, जो आपके ये वाले पार्टिकल्स हैं जिनका लाइफ टाइम कम होता है उनके बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बीटा पार्टिकल को, या फिर वीक फोर्सेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर क्या हो गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द बीटा डिके इन द रेडियो एक्टिव। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स वगैरह जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये आगे आगे हैवी एलिमेंट्स जा रहे हैं जिसके उस पर जो है हमें ये चेंज करना पड़ रहा है ताकि हमारे पास ये स्टेबिलिटी रीजन के अंदर आ जाए, स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ से हमें बीटा डिके करवाना पड़ा। ठीक है, बीटा डिके मैंने आपको बता दिया कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर डिके होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, भी कहते हैं थियोरेटिकली हमारे पास ये आया कि बीटा डिके के अंदर ये कहता है एनर्जी जो है वो आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती, सेम रहती है आपकी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वेलोसिटी हो जाती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि जो एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है आपका, वो वेरी करता है कहाँ से, 0 to पर्टिकुलर किसी वैल्यू तक। ठीक है, 0 से वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक वो वेरी करता है, कहीं पे 0 भी हो सकती है, कहीं पे मैक्सिमम जा रही है। ये कहते हैं ये तो ऐसे ले रहा है। तो उसके बाद 1930 में
कौन आया, पॉली आया। पॉली ने ये कहा कि भाई यहाँ पे एक अनचार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो किसके साथ होता है, इस बीटा पार्टिकल के साथ अटैच होता है, यानी कि इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी आता है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारे पास एनर्जी जो होगी, अब जो एनर्जी हम ये कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे तो ये कम हो गई थी या ज़ीरो से मैक्सिमम जा रही है, तो ये कहता है ये हमारे पास बांटी जाती है, शेयर की जाती है, किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही शेयर की जाती है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से गया तो दूसरा किसने ले ली, आपकी एंटी न्यूट्रिनो ने ले ली वो वाली पार्ट की एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एंटी न्यूट्रिनो कैरीज मैक्सिमम एनर्जी, तो बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम है, और अगर इसके पास मैक्सिमम हो जाएगी तो एंटी न्यूट्रिनो के पास कैसी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी की। द इंटरेक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रिनो है इज डन बाय द वीक फोर्सेस। ठीक है, इनके बीच में जो ये वो की जाती है वो वीक फोर्सेस के थ्रू की जाती है। तो वीक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द शॉर्ट लाइफ टाइम, जो शॉर्ट लाइफ टाइम के उसके अंदर होते हैं, उनके बीच में ये करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वीक फोर्सेस का करते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इट इज़ 10⁻25 टाइम्स लार्ज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 25 टाइम्स 10⁻25 टाइम क्या है, लार्ज है। ठीक है, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, अब देखो हमारे पास जो होता है, हम अभी तक तो हमें ये पता है कि भाई ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन आगे आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लैप्टॉन हो गए, मिजॉन्स हो गए, ठीक है, हैड्रॉन्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो ये कहता है कि ये जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ये किसके बीच में करता है, या तो लैप्टॉन्स के बीच में, या फिर लैप्टॉन्स और मिजॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट करता है, आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वीक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वीक मैग्नेटिक फोर्स। वीक मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर एक्ट करता है, आपका चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपके कैसे भी हो सकते हैं, किसी पे पॉजिटिव हो सकता है, किसी पे नेगेटिव हो सकता है, किसी पे दोनों पे ही पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर इस तरीके से है आपका, तो आप उसके अंदर जो फोर्स लगता है, कुलाम्ब्स ने दिया था, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कुलाम्बिक फोर्स भी बोला जाता है, जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो दो आपने ले रखे हैं उनके बीच में क्या आपके चार्जेस हैं, एंड द डिस्टेंस जो आपका इनके बीच में है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो कुलाम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, एंड द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कुलाम्बिक फोर्स हो जाता है। अगर हम ये चार्ज पार्टिकल कैसे लेके चल रहे हैं, रेस्ट में लेके चल रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना बोल के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि दिस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं वो आपके क्या हैं, दिस फोर्सेस आर एक्ट अमंग्स द चार्ज पार्टिकल। और ये कैसे होते हैं, अब देखो यहाँ पे आपके कैसे भी उसमें हैं, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से, तो इनके ऊपर यहाँ पे फोर्स में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा, जिसके बेस पे हम क्या बताएंगे कि ये इनका नेचर जो होगा फाइनल वो आपका कैसा है, ये दोनों पार्टिकल आपस में अट्रैक्टिव हो रहे हैं या फिर रिपल्सिव हो रहे हैं। ठीक है, वो इन आपके चार्ज जो फाइनल आएगा उसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन ओपन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, के, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कितना बन गया, F इंटू में R का स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 इज इक्वल टू आपका K। फोर्स आपका कितना है, आपका अभी कुलाम्बिक फोर्स है, तो आपका C इसके अंदर हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका मीटर का स्क्वायर हो गया, और दोनों चार्ज आपका, एक मिनट सॉरी, ये तो आपका न्यूटन हो गया, और ये दोनों के बीच में चार्ज, क्योंकि चार्ज किस में, कूलम्ब्स में कर रहे हैं,
हैं तो ये c का स्क्वायर हो गया। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर बट बाय आपका c का स्क्वायर। ठीक है, अभी कहते हैं इसके एग्जाम्पल किस किस के अंदर देखे जा सकते हैं आपके फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा जा सकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग और रॉक, फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। ठीक है, अभी कहता है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आते हैं देखिएगा ज़रा कि दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये मैं आपको बता चुकी। इसके प्लस या माइनस साइन आता है जिसके बेस पे मैं उसको क्या बोल रही हूँ, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव बोल रही हूँ। ठीक है, इट गवर्न बाय द कोलम्ब्स लॉ। ठीक है, लेकिन ये सिमिलर है कुछ कुछ किसके जैसा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वो दोनों मासेस के बीच में लग रहा था, ये तो चार्ज के बीच में लगता है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों मासेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दो जो आपके चार्ज ले रखे हैं उनके किसके, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद ये अब ये क्या है, दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोला गया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने टाइम्स होता है, 10⁻36 टाइम्स ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इनको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है, इनको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है, यानी ये भी कहाँ वो करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही वो होते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फोर्स फील्ड पार्टिकल हैं जो इसको करवाने में हेल्प करते हैं, तो कौन से हैं हमारे फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स के बारे में मैं बता दूं, फोटॉन्स आपके क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और रेस्ट मास उनका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोटॉन, इसके बारे में हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं, आपके चार्ज पार्टिकल आप किस में हैं, रेस्ट में हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे फोर्थ के ऊपर, जो कि क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मैं बता देती हूँ। देखो, अभी कहता है कि आपने अभी ये बोला कि भाई इसके ये एक न्यूक्लियस है, पूरा एटम है, उसके अंदर एक ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अभी कहता है हर किसी में ज़रूरी है एक ही प्रोटॉन है आपका, बहुत सारे भी तो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने हीलियम ले लिया, कहते हैं उसमें तो 2 हो गए, लिथियम ले लिया उसमें तो 3 आ गए, बेरिलियम ले लिया तो 4 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। और हमें तो ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी कहता है तो प्रोटॉन है, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, कितने भी आ गए। इसका मतलब तो क्या हो गया, आपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक जगह रख दिया। अभी पॉजिटिव तो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। अभी कहते हैं इस रिपल्शन को तोड़ने के लिए क्या आया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आया, जिसको हम क्या बोलते हैं। लेकिन देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स कब पता चला, वो तब पता चला हमें कि ये देखो इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और एक जगह है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इनको क्या कर रहा है, आपस में बाउंड करने की कोशिश कर रहा है। बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब एक जगह रख रहा है ना उनको, तो यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, आपका न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स जो क्या करता है, जो इन सबको चार्जेस को आपस में बाउंड करके रखता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं न्यूक्लियर का। ठीक है, तो ये कहता है कि द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक वो है कि इनके ऊपर ये दोनों आपस में थोड़े से क्लोज होने चाहिए, यूँ नहीं आपने बहुत दूर दूर रख दिए, ऐसे नहीं, पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ये लाई करेगा।
ठीक है, वो रेंज कितनी होगी आपकी 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी के ऊपर ये होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे क्या दिखाएगा, आपका अट्रैक्शन दिखाएगा। लेकिन एक और भी है कि ये रेंज जो आती है आपकी वो 0.7 से लेके 1 तक के बीच में ही ये क्या दिखाता है, आपका अट्रैक्टिव दिखाता है। अगर इसके इधर आपने ले लिया तो वो क्या करेगा, फिर से रिपल्सिव फोर्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और फिर इस रीजन के ऊपर फिर दोबारा से क्या करने लग जाता है, ये रिपल्सिव फोर्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ये हो गया रिपल्सिव और ये हमारे पास आता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा। तो पर्टिकुलर यूनिट ही बहुत ज़्यादा क्लोजली आए ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही क्या दिखाता है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स दिखाता है। ठीक है, अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे 10⁻38 टाइम्स आपका ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स ये ज़्यादा होता है, और वीक फोर्स से ये 10⁻13 टाइम आपका क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये कहता है ये हमेशा शॉर्टेस्ट रेंज के अंदर अप्लाई किया जाता है। ये न्यूक्लियॉन्स के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि पॉजिटिव को भी रख रहा है ना उसके अंदर, तो यानी कि उसके चार्ज के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसके अंदर इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ हमें पता नहीं है, और ये जो नीचे इसके r² है नहीं, तो ये कहता है उसको भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल और फाइनल पे नहीं बल्कि उसके पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको करवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स को करवाने के लिए हमारे पास जो फील्ड पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, पाई मेसॉन्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना तो ये क्लियर हो गया है सारा का सारा। ठीक है, इसके अंदर आपकी एक ये आती है कि इनके बीच में कौन कौन सा कितना कितना गैप आपका रेशियो का आ रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, फोर्स ऑफ वीक वाला फोर्स, फोर्स ऑफ आपका मैग्नेटिक वाला, और आपका फोर्स ऑफ आपका न्यूक्लियर फोर्स, ये कितने उसके रेशियो के अंदर आपके होते हैं, ये होते हैं 1:10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको यही सारा पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये फोर्स आपके कैसे कैसे कितने कितने रेशियो के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे वाला जो वीकेस्ट फोर्स है वो आपका कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल वाला होता है। उससे ज़्यादा किसका होता है, आपका वीक फोर्स का होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर वो हमारा होता है किसका, न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BSc के हैं या फिर आपके 11th या 12th के हैं, सारे इस सबके साथ आप इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनकी भी वीडियो है इस चैनल के अंदर, तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे वो हमारे पास जो नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज आए हैं, यानी कि जो हमारे कंजर्वेशन लॉज आए हैं, हमारे जो 4 थे, हमारे कौन कौन से थे, हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।